हेलो माय डियर चिया, सब बढ़िया। मैं हूं आपका आसू भैया और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सलरेट एकेडमी A2 पर। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था मूलरता के बारे में, मूललता के बारे में, मूल प्रभाज के बारे में। इसके साथ ही साथ आप लोगों ने मूललता तथा मूल प्रभाज में संबंध तथा मूलरता और मूललता में क्या संबंध होता है इसके बारे में देखा था। साथ ही हमने इसके बहुत सारे आंकिक प्रश्न किए थे और उसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मलता, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं नॉर्मलता क्या होता है। ध्यान से समझना नॉर्मलता, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों? नॉर्मलता, ठीक है। नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है। और नॉर्मलता का जब परिभाषा बताता हूं तो कैसे बताते हैं कि मान लो कोई 1 लीटर विलयन है तो उसमें विलय के कितने ग्राम तुल्यांक हैं। एक नया वर्ड सीखने को मिल रहा है, ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या को यदि जब देखा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नॉर्मलता। क्या बोलते हैं? नॉर्मलता। तो परिभाषा क्या लिखोगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित, मेरे साथ लिखना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ठीक है, विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। कि मान लो 1 लीटर विलयन है तो उसमें कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मलता। मतलब नॉर्मलता बराबर क्या लिख सकते हो तुम लोग? नॉर्मलता बराबर क्या लिख सकते हैं? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और वो भी किसमें? लीटर में, किसमें? लीटर में। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, तो भैया ग्राम तुल्यांक किसे कहते हैं? तो ग्राम तुल्यांक जान लो भाई। ग्राम तुल्यांक बराबर होता है आपका तुल्यांकी भार। ध्यान से समझना, ठीक है। सॉरी, ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? विलेय का भार, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। और हम लोग विलेय के भार को शो करते हैं WB से और तुल्यांकी भार को शो करते हैं EB से। किससे शो करते हैं? EB से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्या लिख सकते हैं? नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक को क्या लिख रहे हैं? विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार, बटे क्या है? तुल्यांकी भार गुणित विलयन का क्या है? आयतन है, विलयन का आयतन। मतलब क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? N इज इक्वल टू WB बटे EB इंटू V, ठीक है। ये होता है आपका नॉर्मलता। क्या होता है? नॉर्मलता। कैसे याद रख सकते हो? नॉर्मलता बराबर वेव, ऐसे करें, WEV, वेव करके याद रख सकते हो। क्लियर है कि नहीं? WEV, वेव करके याद रख सकते हो। अब दिमाग में ये चल रहा होगा कि तुल्यांकी भार क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले तो ग्राम तुल्यांक देखें, और ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। तो ये तुल्यांकी भार क्या है? तो हम लोग देखते हैं भाई तुल्यांकी भार क्या होता है, ठीक है। देख लेते हैं तुल्यांकी भार किसे कहते हैं। देखो, तुल्यांकी भार बराबर होता है आपका, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है आपका? अणुभार बटे N फैक्टर, अणुभार बटे क्या होता है आपका? N फैक्टर। तो N फैक्टर, अणुभार तो सब जानते हो, कोई भी तत्व रहता है उसका अणुभार मतलब उसका टोटल द्रव्यमान कितना है? H2O है तो 18 होगा, ठीक है ना। ऐसा करके निकालते हैं ना हम लोग, M भी निकालते हो, वैसी है अणुभार। N फैक्टर क्या होता है? तो N फैक्टर बराबर होता है आपका, ध्यान से समझना, ठीक है। अम्ल है तो उसकी क्षारकता, अम्ल की क्षारकता, क्षार होगा तो उसकी अम्लीयता, क्षार की अम्लीयता, ठीक है। या फिर N फैक्टर बराबर होता है, क्या हो सकता है? धन आयन या ऋण आयन की संख्या, धन आयन या ऋण आयन की संख्या, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर है कि नहीं? N फैक्टर बराबर या तो अम्ल की क्षारकता होगा या क्षार की अम्लीयता होगा या फिर धन आयन या ऋण आयन की संख्या। कुछ समझ नहीं आया? समझेंगे, समझाएंगे, 2 मिनट रुको। तुल्यांकी भार बराबर किससे शो करते हो? EB से।
अनुभार को किससे शो करते हो, mb से, बटे क्या है n फैक्टर। इसको समीकरण 1 मानो, समीकरण 2 मानो। समीकरण 1 में मान रखो, पहले तो फॉर्मूला को क्लियर कर देते हैं ना भाई पहले। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 का मान रखोगे, समीकरण 1 बराबर क्या है, n बराबर WB, EB का मान रखोगे MB बटे n फैक्टर, इनटू में क्या है इधर V, क्या है V। तो इसी को और आगे सॉल्व करोगे तो n इज इक्वल टू WB बटे क्या हो जाएगा, ये MB है ना, क्या है MB बटे MB इंटू V, और ये n फैक्टर कहाँ हो जाएगा, ऊपर n फैक्टर, क्या हो जाएगा n फैक्टर। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका, नॉर्मलता का। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई। समझ आ रहा है कि नहीं, ये क्लियर है कि नहीं आपको, ठीक है देख लो भाई, एक बार देख लेते हैं पूरा ना। नॉर्मलता बराबर क्या है बोला हूँ मैं, 2 मिनट रुक जाओ, ये देखो नॉर्मलता बराबर क्या बोला हूँ, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। फिर ग्राम तुल्यांक क्या होता है, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। तो विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार, विलेय का भार को WB से शो किया और तुल्यांकी भार को EB से, तो वेव करके याद करवाया। फिर मैं बात कर रहा था तुल्यांकी भार का, तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार बटे n फैक्टर, अनुभार बटे n फैक्टर, ठीक है ना। EB बराबर MB बटे n फैक्टर। तो इस मान को हम लोग रख दिए किसमें, 1 में। तो जब मान को रखोगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है, नॉर्मलता बराबर WB बटे MB इंटू n फैक्टर अपॉन V। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक आगे बढ़ जाएं, ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें आगे देखो आप लोग, ठीक है। मैं बोल रहा था n फैक्टर किसे कहते हैं, n फैक्टर बराबर क्या बोला था, अम्ल है तो उसकी क्षारकता, क्षार है तो उसकी अम्लीयता, और धन आयन या ऋण आयन की संख्या, धन आयन या ऋण आयन की संख्या। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं अम्ल की क्षारकता। n फैक्टर देख रहे हो और n फैक्टर देखो, n फैक्टर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा जानकारी जान लेते हैं तो क्वेश्चन करना है। अम्ल की क्या होती है, क्षारकता, ठीक है। अम्ल की क्षारकता क्या है, किसी अम्ल द्वारा त्यागे गए H प्लस आयन की संख्या को, H प्लस आयन की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अम्ल की क्या कहते हैं, क्षारकता, अम्ल की क्षारकता कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो HCl है, ये कितना H प्लस त्याग सकता है, 1, तो इसका कितना हो जाएगा क्षारकता 1, ठीक है। मान लो आपका H2SO4 है, ये कितना H प्लस त्याग सकता है 2, तो इसकी क्षारकता हो जाएगा कितना 2। HNO3 है, कितना H प्लस त्याग सकता है 1, तो इसकी क्षारकता कितना हो जाएगा 1। समझ आ रहा है कि नहीं। अम्ल की क्या देखते हैं हम लोग, क्षारकता देखते हैं कि वो कितना H प्लस आयन क्या कर सकता है, त्याग सकता है। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। ऑक्जेलिक एसिड का देखो तो, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र होता है COOH अपॉन COOH, कितना त्याग सकता है 2, ठीक है ना। इसको कैसे शो करते हैं, H2C2O4 ऐसे करके शो करते हैं, ठीक है। तो ये कितना त्याग सकता है 2, तो इसकी क्षारकता कितना होगा 2। अम्ल की क्षारकता ज्ञात कर डालोगे भाई, अम्ल है तो कितना H प्लस आयन त्याग सकता है, उसको बोलते हैं अम्ल की क्षारकता। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट ना, दिक्कत आ रहा है भाई। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी के साथ अम्ल की क्षारकता होता हुआ, दूसरा देखते हैं क्षार की अम्लीयता। क्षार की देखते हैं अम्लीयता, ठीक है। क्षार की क्या देख लेते हैं, अम्लीयता, ठीक है। तो कि कोई जो क्षार है वो कितना OH आयन त्याग सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्षार की अम्लीयता। तो लिखेंगे क्या, किसी क्षार द्वारा त्यागे गए OH माइनस आयन की संख्या को क्षार की अम्लीयता कहते हैं, क्षार की अम्लीयता कहते हैं, अम्लीयता कहते हैं। कि मान लो कोई क्षार है तो कितना OH आयन त्याग सकता है, जैसे कि देखो NaOH है, वो कितना OH आयन त्याग सकता है 1, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख लो CaOH का ट्वाइस है, कितना OH त्याग सकता है 2,
ठीक है, जैसे AlOH का 3 ऐसा है, कितना OH त्याग सकता है 3। तो ये होता है क्षार की क्या, अम्लीयता। ठीक है, कि यदि अम्ल है तो उसकी देखेंगे क्षारीयता और यदि क्षार है तो उसकी देखेंगे क्या, अम्लीयता। क्लियर है कि नहीं? अम्ल की क्षारकता देखते हैं और क्षार की क्या देखते हैं, अम्लीयता। यहां तक समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, एक साथ एक चीज और देख लो, ठीक है ना, ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना है आप लोगों को। क्या ध्यान देना है? एक है त्यागे गए धन आयन या ऋण आयन की संख्या, इसको भी हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर। त्यागे गए धन आयन या ऋण आयन, जैसे लवण का केस आ गया तो उस केस में क्या होगा, एन फैक्टर, ऋण आयन की संख्या। ठीक है ना, त्यागे गए धन आयन या ऋण आयन की संख्या, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, NaCl है, NaCl टूटेगा तो कैसे टूटता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस। Na प्लस है, त्यागा गया धन आयन कितना है 1 और Cl माइनस कितना है 1, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा 1। जैसे कि CaCl2 है, CaCl2 कैसे टूटेगा, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। क्लियर है कि नहीं? तो इसका कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ रहा होगा क्या चीज, कि कोई भी जो अम्ल है या क्षार है या लवण है उसका, ठीक है, एन फैक्टर क्या होता है। आगे बढ़ जाएं क्या, ठीक है? तो मेरे ख्याल से इतना तो समझ आ गया होगा। तो एक बार फिर से आप लोग इसको देख लो भाई, ठीक है, कि नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या होता है, विलय के ग्राम तुल्यांक, और फिर ग्राम तुल्यांक निकालेंगे तो विलय का भार बटे तुल्यांकी भार, वेव करके याद रखना। फिर EB क्या होता है, अनुभार बटे एन फैक्टर। तो इस मान को रखोगे, जब मान रखोगे तो ये आपका एक्चुअल फार्मूला आ जाएगा, और इसी फार्मूला के बेस्ड आपको क्या आता है, क्वेश्चन आता है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, नॉर्मलता व मूलरता में संबंध। नॉर्मलता और मूलरता में संबंध। देखो, उतने टाइम हम लोग मूललता और मूलरता में संबंध देखे थे, मोल प्रभाव और मूललता में संबंध देखे थे। अब हम लोग देख रहे हैं किसमें संबंध, नॉर्मलता और मूलरता में। देखो, नॉर्मलता बराबर होता है आपका, याद रखना है भाई, नमन करके याद रखना, नॉर्मलता बराबर होता है मूलरता गुणित एन फैक्टर। ठीक है ना, यानी कि देखो, नॉर्मलता इज इक्वल टू मूलरता इंटू एन फैक्टर। ठीक है, ट्रिक करके याद रख लेना, नमन करके NMN, नमन करके याद रख लेना। नॉर्मलता बराबर होता है मूलरता गुणित एन फैक्टर। इससे तुम लोग क्या समझ रहे हो, कि कभी भी जो नॉर्मलता का मान है वो मूलरता से कम आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इसके गुणज में है ना। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, कभी भी नॉर्मलता का मान मूलरता से कम नहीं हो सकता, मूलरता से कम नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, नॉर्मलता और मूलरता में क्या संबंध है, नॉर्मलता बराबर मूलरता गुणित एन फैक्टर। ये दो चीजों का योग है ना भाई, जैसे कि ये 10 है तो ये मूलरता क्या होगा 5 और एन फैक्टर मान लो 2 है, तो देखो इसका मान तो ज्यादा 6 आएगा ना इससे। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों गुना होकर इतना हो रहा है, यानी कि नॉर्मलता का जो मान रहता है हमेशा मूलरता से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? जैसे एक इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक, क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे कि देखो, हाँ, 0.1 मोलर H2SO4 का नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब देखो, क्वेश्चन में तुमको क्या दिया है, मूलरता को दे दिया है। ठीक है ना, 0.1 मोलर है करके बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 0.1 मोलर, और इसका पूछ रहा है क्या, नॉर्मलता। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, नॉर्मलता बराबर मूलरता गुणित एन फैक्टर। ठीक है, अब देखो नॉर्मलता याद करना है, मूलरता दिया हुआ है 0.1। अब मूलरता ध्यान से समझना, मूलरता तो दिया गया है, एन फैक्टर देखो H2SO4 है। H2SO4 क्या है, एक अम्ल है, और अम्ल की क्या देखते हैं हम लोग, क्षारकता। क्षारकता कैसे जानते हैं, कि वो कितना H+ आयन त्यागता है, कितना H+ त्याग सकता है, 2, तो 0.1 गुणित 2, तो n बराबर हो जाएगा 0.1 गुणित 2, मतलब क्या हो जाएगा 0.2, और इसका मात्रक हो जाएगा नॉर्मल। क्या हो जाएगा, नॉर्मल। एकदम इजी है भाई, समझ आ रहा है कि नहीं? यानी नॉर्मलता का मान यदि ज्ञात रहे तो मूलरता ज्ञात कर सकते हो, और मूलरता का मान यदि ज्ञात रहे तो नॉर्मलता का मान ज्ञात कर सकते हो। आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन नॉर्मलता का आता नहीं है, जितना क्वेश्चन है ना इस चैप्टर में मूलरता, मूललता और मूल प्रभाव इतने में ही सीमित हो जाएगा।
ठीक है। और बहुत सारा डेरिवेशन करोगे ना जब आप लोग वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन, हिमांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, तो इन सब में भी मोलरता, मोललता और मोल प्रभार, इन सब का ज्यादा रोल रहेगा, नॉर्मलता वगैरह रोल रहता नहीं है, लेकिन सिलेबस में है तो इसको साथ ही साथ कंप्लीट भी करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 100 ml V है, ये सीधा दिमाग में छप गया, 100 ml है, 0.2 नॉर्मल, मतलब नॉर्मलता का मान दिया हुआ है 0.2। NaCl विलयन बनाने के लिए आवश्यक NaCl का भार ज्ञात कीजिए। भार का बात कर रहे हैं जी, भार का बात कर रहे हैं, मतलब W क्या पूछ रहा है, B पूछ रहा है। और NaCl का MB निकालो, NaCl का MB जो रहता है, ठीक है, कितना रहता है, Na है, Na का होता है 23 और Cl का होता है आपका 35.5, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 8 2 5 58.5 समथिंग, ठीक है, 58.5। अब इसके अनुसार 2 मिनट रुकना, ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका 58.5, यानी मान लो 35.5 ना मानकर 35 ही मानता हूँ एग्जैक्ट, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी कितना हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा। क्लियर है। अब फॉर्मूला तुम लोग क्या जानते हो, क्या जानते हो भाई, देखो नॉर्मलता बराबर होता है WB अपॉन EB इंटू V, और EB का मान जब निकाले थे तो कैसे निकाले थे, WB बटे MB बटे N फैक्टर है, N फैक्टर ऊपर चला जाएगा, N फैक्टर इंटू V, यहाँ तक है नॉर्मल तक। आपको WB का नाम जानना है, NaCl है, NaCl का N फैक्टर निकालोगे कितना आया था, 1 आया था, Na प्लस या Cl माइनस, ठीक है, धन यानी ऋण आयन की संख्या को देखकर N फैक्टर ज्ञात कर सकते हो, कितना आएगा 1। तो नॉर्मलता का मान दिया है आपका 0.2, WB का मान ज्ञात करना है, MB का मान कितना है 58, V का मान कितना है आपका 100, N फैक्टर कितना है 1, ठीक है ना। तो ये जब जाकर इधर गुना होगा 0.2 गुणित 100, ठीक है ना, 0.2 बट्टे कितना, ये 100 हो गया, ठीक है, गुणित कर देते हैं 58 बराबर क्या आ जाएगा WB। तो इस हिसाब से जाओगे तो ये हो जाएगा 0.2, तो ये 2 गुणित 10 तो 20 गुणित हो गया क्या आपका 58 बराबर WB। तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल आया 1, 510 और 1 11, 1160, ठीक है। WB का मान आ जाएगा 1160, कितना आ जाएगा 1160। तो मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। तो नॉर्मलता क्या है, मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा, और नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है ये भी आपको आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे इसी में ही, सांद्रता के पद में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, और हम लोग देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयनन प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, और उसके साथ साथ हम लोग उसका कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।